हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्टाइकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट, और हमने उसके दो मेथड देखे थे, मोल और पीओएसी मेथड। एक और क्वेश्चन हम आज देखेंगे जो उसको हम मोल और पीओएसी मेथड दोनों से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लिंकिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, जैसे अगर मान लो मैंने कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ है ना, कोई भी रिएक्शन सपोज हमने दिया, एल्युमिनियम ऑक्सीजन रिएक्ट किया और हमारा बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। हमें क्या दिया गया है, मान लो हमें गिवन है, गिवन क्या है, मास ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म। एल्युमिनियम ऑक्साइड का कितना मास बन रहा ये हमें दिया गया है, और ये हमें दिया गया है मान लो 510 ग्राम। ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 510 ग्राम, है ना। अब ये डाटा हमें दिया गया है और इसके बेसिस पे हमें बाकी कैलकुलेशन करना है, जैसे मान लो मास ऑफ एल्युमिनियम रिएक्टेड, है ना। इसके बाद हमें मान लो निकालना हो मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड। ये हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसके रिगार्डिंग हमने दो मेथड देखा था यार, मोल मेथड जिससे हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मोल मेथड, मोल मेथड में हमें पता है रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा, तो हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं यार Al2O3। तो आप देख सकते हो रिएक्शन हमारा बैलेंस हो चुका है। जैसे ही रिएक्शन बैलेंस हुआ, मैंने क्या कहा, आप मोल निकाल लोगे। जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है उस इंफॉर्मेशन से हम मोल निकालेंगे, और मोल क्या होता है, मोल होता है मास बाई मोलर मास। तो आप देख सकते हो एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास 102 ग्राम पर मोल होगा। एक मोल का मास को ही मोलर मास कहते हैं ना। एल्युमिनियम का 27, दो एल्युमिनियम 54, ऑक्सीजन का 16, तीन का 48, 54 प्लस 48 हमारा 102 होगा, और ये आ गया हमारा 5 मोल्स। अब ध्यान दो, अब जैसे रिएक्शन बैलेंस हम क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ एल्युमिनियम रिएक्टेड डिवाइडेड बाई 4, मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू मोल ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म डिवाइडेड बाई 2। एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोल कितना बन रहा, 5, तो 5/2 कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 2.5 मोल्स। तो यहां से आप देख सकते हो आपका मोल ऑफ एल्युमिनियम आ गया 10, और इससे आपका मास ऑफ एल्युमिनियम आ जाएगा, वो क्या होगा, मोल इनटू मोलर मास, ये हमारा हो गया 270 ग्राम। अगर हम इन दोनों को रिलेट करें तो आप देखो ऑक्सीजन का मोल निकल जाएगा 2.5 इंटू 3 यानी 7.5 मोल, लेकिन हमें ऑक्सीजन का मास निकालना है, वो क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास। तो ये आप देख सकते हो कितना आ गया हमारा 210, 224, 240 ग्राम आ गया, है ना। तो ये हमारा आंसर निकल गया। ये था हमारा मेथड 1। अब हम मेथड 2 यानी पीओएसी मेथड की बात करें। पीओएसी मेथड में हमने क्या बताया कि हम लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन मेथड, और ये प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन जो मेथड है इसका सिंपल सा पर्पस क्या है। प्रिंसिपल ऑफ एटम जो कंजर्वेशन मेथड है इसका सिंपल पर्पस क्या है यार। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ये कहता है कि किसी रिएक्शन में एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी हम किसी भी गिवन रिएक्शन में एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भाई अगर क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं मतलब एटम कंजर्व होगा, तो हम दो एलिमेंट है एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, दोनों के लिए हम पीओएसी लगाएंगे। पीओएसी फॉर एल्युमिनियम जब हम लगाएंगे तो हम कहेंगे एल्युमिनियम का जो मोल है बिफोर रिएक्शन वो इक्वल होगा मोल्स ऑफ एल्युमिनियम आफ्टर रिएक्शन। अब देखो इसमें रिएक्शन हमें बैलेंस नहीं करना है बेटा, तो रिएक्शन तो हमारा यही है, हम इसी रिएक्शन पे काम करेंगे। अब बिफोर रिएक्शन एल्युमिनियम एल में है, कितना एल्युमिनियम है, 1 है, तो हम लिखेंगे मोल ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू, आफ्टर रिएक्शन एल्युमिनियम Al2O3 में है, Al2O3 में 2 एल्युमिनियम है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू मोल ऑफ Al2O3। Al2O3 का मोल 5 है,
तो एल्युमिनियम का मोल हमारा 10 मोल्स आ जाएगा। अब ये 10 मोल्स आ गया तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, मास। मास ऑफ एल्युमिनियम क्या होगा, मोल इनटू मोलर मास, और ये आ गया हमारा 270 ग्राम। अब हम दूसरे के लिए, दूसरे एलिमेंट के लिए पीओएसी लगाएंगे। दूसरा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन एटम का मोल बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन इक्वल होगा। बिफोर रिएक्शन ऑक्सीजन एटम कितना किसमें है, O2 के फॉर्म में है। O2 के फॉर्म में कितना ऑक्सीजन है, 2, तो हम लिखेंगे 2 इंटू मोल ऑफ O2 इक्वल टू, आफ्टर रिएक्शन एल्युमिनियम ऑक्सीजन हमारा Al2O3 में है, और Al2O3 में 3 ऑक्सीजन है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू मोल ऑफ Al2O3। Al2O3 का मोल आपको पता है 5 है, तो आपका ऑक्सीजन का मोल आ जाएगा 7.5। देख सकते हो दोनों से हमारा रिजल्ट सेम आ रहा। पीओएसी मेथड में हमने कहीं भी कंजर्वेशन रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश नहीं की है, और बिना रिएक्शन बैलेंस किए भी हमारा आंसर सेम आया। लेकिन मैंने बताया कि अगर किसी भी बच्चों को ये कंफ्यूजन है यार कि हम मोल मेथड अप्लाई करें कि पीओएसी मेथड अप्लाई करें, तो उसके रिगार्डिंग आपको एक ही चीज को समझना है, और वो क्या है, अगर हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं तो हम मोल मेथड का यूज करेंगे, अदरवाइज हम पीओएसी मेथड का यूज करेंगे। रीजन हमारा सिंपल सा होगा। रीजन हमारा सिंपल क्या होगा, तो रीजन हमारा सिंपल ये होगा कि आपका मोल मेथड में जो प्रॉब्लम आने वाली है, मोल मेथड में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, तो मोल मेथड में हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो रिएक्शन अगर बैलेंस हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम पीओएसी का यूज करेंगे, क्योंकि पीओएसी का क्या प्रॉब्लम है, जितने टाइप के एलिमेंट होंगे, मान लो एक रिएक्शन में 5 टाइप के एलिमेंट है, तो हमें पांचों बार पीओएसी अप्लाई करना होगा, तब रिएक्शन हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये पीओएसी का लिमिटेशन है। मोल मेथड का लिमिटेशन क्या है, तो मोल मेथड का लिमिटेशन है कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। ये लिमिटेशन है मोल मेथड का, है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं आप, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नया कॉन्सेप्ट होगा लिमिटिंग रिएजेंट। और इसी वजह से मैंने बोला कि हम ट्राई करेंगे मोल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि यहां पे रिएक्शन बैलेंस जरूर करना है, जो कि हम रेडॉक्स में बैलेंसिंग भी सीख लेंगे बेटा, लेकिन इसमें आप कैलकुलेशन आपका जो है वो इजी हो जाएगा, ये सबसे अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट होता है रिएक्टेंट which consume completely in the chemical reaction called limiting reagent। लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी रिएक्शन का वो रिएक्टेंट होगा जो रिएक्शन में कंप्लीटली खत्म हो जाता है, यहां पे ध्यान दें, और जो रिएक्टेंट हमारा बच जाता है उसको हम एक्सेसिव रिएजेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट which left in the chemical reaction called excessive reagent। तो उस रिएजेंट को हम क्या कहते हैं, उस रिएजेंट को हम एक्सेसिव रिएजेंट कहते हैं, जो हमारा रिएक्शन में बच जाएगा, और जो रिएक्शन में कंप्लीटली खत्म हो जाएगा उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। अब आप कहोगे सर इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों है, तो हमने आपको बताया स्टोइकियोमेट्री का पर्पस क्या है। स्टोइकियोमेट्री का सिंपल पर्पस है कि अगर एक रिएक्शन में किसी भी एक का इंफॉर्मेशन पता है तो उसके बेसिस पे आप दूसरे का इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हमें एक रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन पता है कि वो कितना रिएक्ट कर रहा, तो उसके बेसिस पे हम दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका स्टोइकियोमेट्री का पर्पस था। लेकिन प्रॉब्लम कहां आने लगी, जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लेता हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। अब यहां पे ध्यान दोगे, ये बैलेंस रिएक्शन है, ये हमें क्या बता रहा, ये बैलेंस रिएक्शन हमें बता रहा 1 मोल कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑक्सीजन
1 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल CO2। ये हमें बता रहा है इंफॉर्मेशन। ये बैलेंस रिएक्शन हमें क्या बता रहा है कि अगर 1 मोल कार्बन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा। यही तो बैलेंस रिएक्शन बता रहा। अब यहां पे ध्यान दो, 1 मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, तो हम लिख सकते हैं 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ CO2। क्योंकि 1 ग्राम कार्बन का मास 12 ग्राम, 1 मोल कार्बन का मास 12 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 32 ग्राम और 1 मोल CO2 का मास 44 ग्राम। तो हम मोल को मास के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहां आती है, जैसे इस रिएक्शन में मान लो हमें क्या दिया गया है, हमें गिवन है कार्बन का मान लो 12 ग्राम, ऑक्सीजन का गिवन है 40 ग्राम और आपसे कहा जाए CO2 कितना बनेगा। तो अभी आपने देखा ये बैलेंस रिएक्शन क्या बताता है कि कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट करके CO2 का 44 ग्राम बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन तो 32 से ज्यादा है। तो अगर हम प्रोडक्ट का मान लो हमें दोनों रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो अगर हम 12 ग्राम मान लें कि रिएक्ट कर रहा कार्बन और इसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, और ये हम मान लें कि ऑक्सीजन 40 ग्राम रिएक्ट कर रहा और उसके बेसिस पे हम CO2 का निकालें इंफॉर्मेशन, तो दोनों इंफॉर्मेशन डिफरेंट आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि और ऑक्सीजन वाला इंफॉर्मेशन गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम रिएक्शन में ये एज्यूम करेंगे कि ऑक्सीजन का 40 ग्राम रिएक्ट कर रहा, लेकिन 12 ग्राम कार्बन तो ऑक्सीजन से कितना रिएक्ट करेगा? 12 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन के 32 ग्राम से ही तो रिएक्ट करेगा। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन जब रिएक्ट ही नहीं किया तो उसके बेसिस पे प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। यानी जो हमारा ऑक्सीजन ज्यादा है और कार्बन कम है, क्योंकि कार्बन खत्म हो जाएगा। कार्बन 12 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा तो कार्बन खत्म हो जाएगा। तो कार्बन को हम कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन हमारा बच जाएगा 8 ग्राम, तो इसको हम कहेंगे एक्सेसिव रिएजेंट। तो रिएक्टेंट का वो पार्ट, उस रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे और जो हमारा बच जाता है उसको हम एक्सेसिव रिएजेंट कहेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम प्रोडक्ट का कैलकुलेशन किसके बेसिस पे करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे हम प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करेंगे या एक्सेसिव रिएजेंट के बेसिस पे? तो देखो यार, एक्सेसिव रिएजेंट जब पूरा रिएक्ट ही नहीं करेगा तो उसके बेसिस पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैलकुलेशन गलत होगा। इसलिए हम कैलकुलेशन किसके बेसिस पे करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करेंगे। और इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है अगर आपके क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो दोनों में से हमें पता नहीं है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेसिव रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट हमें पता नहीं है, तो हमें ये तो पता है ना यार कि एक्सेसिव रिएजेंट कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करता, तो उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे तो वो गलत होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली रिएक्ट करता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट जैसे खत्म होगा रिएक्शन ही रुक जाएगा। इसलिए हमें सारा कैलकुलेशन किसके बेसिस पे करना होगा? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करना होगा। इसको आप एक और अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे मान लो एक पेन है, एक पेन में एक कवर है और एक हमारा लीड है। तो अगर आपके पास 10 कवर है और 5 लीड है तो पेन कितना बनेगा? 5 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे 5 पेन आप बनाओगे लीड खत्म, तो क्या अकेला कवर पेन बना सकता है? नहीं बना सकता। तो हम कवर के नंबर से हम पेन का नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि कवर हमारा एक्सेस है। तो हम कैलकुलेशन किसके बेसिस पे करेंगे? लीड के बेसिस पे पेन का कैलकुलेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि लीड कम है और जैसे ही लीड खत्म हो जाएगा वैसे ही पेन बनना बंद हो जाएगा। सिमिलरली केमिकल रिएक्शन के केस में जो रिएजेंट हमारा कम है, जैसे ही वो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा रिएक्शन रुक जाएगा। इसलिए ये जब तक रिएक्ट करेगा जब तक रिएक्शन होगा, इसलिए हम सारा कैलकुलेशन किसके बेसिस पे करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करेंगे। और इसके लिए हमें रिएक्शन में ये पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है यार
कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। ये हमारे लिए आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो होता क्या है। तो उसको समझने के लिए कैसे हम लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन आप नोट में एक चीज लिखोगे कि जो हम ऑल कैलकुलेशंस based on stoichiometry, are calculated on the basis of limiting reagent, सारा जो कैलकुलेशन है वो हम किसके बेसिस पे करेंगे, तो सारा कैलकुलेशन हम लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करेंगे। और ये सारा कैलकुलेशन हम लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे क्यों करेंगे, तो मैंने उसका तरीका बताया यार, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट करता है, तो जब तक जो चीज बच जा रहा वो कंप्लीटली रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो उसके मान लो ऑक्सीजन 40 ग्राम रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो हम 40 ग्राम के बेसिस पे अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो गलत होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन 40 ग्राम तो रिएक्ट ही नहीं किया। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली रिएक्ट करता है, इसलिए हम सारा कैलकुलेशन किसके बेसिस पे करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। तो अब ये क्वेश्चन में ये तो समझ में आ गया, मोल मेथड या पीओएसी मेथड जो हम लगाएं। स्टाइकियोमेट्री के प्रॉब्लम में जब भी रिएक्टेंट में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया होगा, वहां पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। क्यों, क्योंकि दो रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो कैलकुलेशन हम किसके बेसिस पे करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। तो हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमें कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन हम लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही करेंगे, इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानना बहुत जरूरी है। तो चलिए लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, बैलेंस दी केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, तो केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस दी केमिकल रिएक्शन, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, रिएक्शन जैसे हमने बैलेंस कर लिया, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हम दूसरा काम क्या करने वाले हैं, तो दूसरा हम करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, find the number of moles of reactants from the given information। जो भी हमारा इंफॉर्मेशन गिवन होगा, उस गिवन इंफॉर्मेशन से हम रिएक्टेंट का क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। देखो बेटा ये चीजें आसान क्यों हैं, क्योंकि मोल मेथड के लिए भी यही दो स्टेप करते थे, ना, यहां भी यही कर रहे हो, तो चीजें आसान है। लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानना है तभी ये दो स्टेप करना है, क्वेश्चन को मोल मेथड से सॉल्व करना है तभी ये दो स्टेप करना है। अब क्या करोगे, रिएक्टेंट whose ratio of mole and its stoichiometric coefficient is minimum called limiting reagent, while other reactants are called excessive reagent। तो सिंपल, जिसका रेशियो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पहले खत्म होगा, तो पहले खत्म होगा कैसे पता चलेगा, तो जब उसका रेशियो कम होगा तो वो पहले खत्म होगा, और इसलिए हम उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। और जिसका रेशियो
मिनिमम नहीं होगा वो हमारा एक्सेसिव रिएजेंट कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? वो हमारा एक्सेसिव रिएजेंट कहलाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर हैं? अब यहां पे देखोगे, अब यहाँ पे चीजों को समझोगे बेटा, यहाँ पे चीजों को समझोगे। अब क्या समझना है? जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सपोज एक क्वेश्चन देता हूं, मान लो हमने लिया इथेन, और इथेन का हमने किया कंबसन, और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया सपोज CO2 प्लस वाटर। ठीक है, CO2 प्लस वाटर, है ना? ठीक है, 8 6 7, है ना? अब ये रिएक्शन बैलेंस है यार, अब ये रिएक्शन बैलेंस है। मान लो आपको गिवन क्या है, तो आपको गिवन है यार, मान लो इथेन का मास गिवन है, इथेन का मास मान लो आपको दिया गया है 120 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास मान लो दिया गया है आपको 320 ग्राम, और आपसे CO2 और वाटर का मास पूछा जा रहा कि अगर इथेन का मास 120 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 320 ग्राम है, तो आपको बताना है CO2 और वाटर का कितना मास बनेगा। तो देखो रिएक्टेंट में दो रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो किस रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन निकालेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे हम कैलकुलेशन को करने वाले हैं। अब आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट का जो कैलकुलेशन है उसके लिए हमें क्या करना है यार? तो लिमिटिंग रिएजेंट के कैलकुलेशन के लिए हमें मोल निकालना है। रिएक्शन को तो बैलेंस ही कर चुके हैं, अब मोल निकाल लेते हैं। मोल ऑफ C2H6 क्या होगा? मास बाई मोलर मास, ये आ गया हमारा 4 मोल्स। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, अब इसका रेशियो क्या होगा? रेशियो C2H6 का कौन सा रेशियो? तो मोल और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो रेशियो 2 आ गया। अब आते हैं ऑक्सीजन का मोल क्या होगा? मास बाई मोलर मास, ये आ गया मोल 10। अब आते हैं रेशियो पे, ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा? ऑक्सीजन का रेशियो होगा मोल बाई इट्स स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये हमारा आ गया कुछ 1.43। तो आप देख सकते हो किसका रेशियो मिनिमम है? इसका रेशियो ये मिनिमम है ना यार, ऑक्सीजन का रेशियो देखो मिनिमम है, तो ऑक्सीजन हमारा जो होगा वो इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और इथेन जो होगा ये हमारा एक्सेसिव रिएजेंट होगा। अब आपको पता है कैलकुलेशन जो है वो हमें किसके बेसिस पे करना है? तो सारा कैलकुलेशन हमें लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करना है। तो हम सिंपल लगाएंगे मोल ऑफ C2H6 रिएक्टेड, ये रिएक्टेड है, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मोल ऑफ CO2 फॉर्म डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू मोल ऑफ वाटर फॉर्म डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू मोल ऑफ O2 रिएक्टेड बाई 7। अब मोल ऑफ O2 रिएक्टेड बाई 7 कितना है? तो ये रेशियो है हमारा 10/7। अब यहां से देखो आपका सब निकलने लगा। अगर आपसे पूछा जाए मोल ऑफ CO2 फॉर्म्ड कितना होगा, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 40/7 आएगा। लेकिन हमें क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? मान लो मोल पता है तो मास निकालना तो मोल कॉन्सेप्ट में हमने सीखा ही है। अगर किसी भी कंपाउंड का मोल दिया गया है तो मास कैसे निकालते हैं? मोल इनटू मोलर मास, वंस कुछ इतना ग्राम आ जाएगा। अब ध्यान दो, इन दोनों को हम यूज करें तो मोल ऑफ वाटर निकल जाएगा। मोल ऑफ वाटर फॉर्म्ड कितना होगा? तो ये हो जाएगा हमारा 60/7। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या निकालना है? मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड, और मास क्या होता है? मोल इनटू मोलर मास, तो ये हो गया 1080/7 ग्राम, है ना? अब ये मास निकल गया। अब आपसे पूछा जाए मान लो C2H6 का कितना मास बचेगा, है ना? तो वो भी आप निकाल सकते हो, वो भी निकाल सकते हो। ये बन रहा और ऑक्सीजन इतना रिएक्ट कर रहा, तो जो बचा हुआ मास है वो हमारा क्या होगा? C2H6 का मास लेफ्ट होगा। मास ऑफ C2H6 लेफ्ट जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? अगर ये पूछा जाए, एक्सेसिव रिएजेंट बचेगा ना यार, तो कितना बचेगा? वो हो जाएगा हमारा मास ऑफ CO2 फॉर्म प्लस मास ऑफ वाटर फॉर्म माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड। क्यों? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां से आपका C2H6 का मास कितना बचेगा ये आप कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। आ रहा समझ में? इसको देख लेंगे।
तो चलिए आपने इस चीजों को समझ लिया होगा, है ना, कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेसिव रिएजेंट से रिलेटेड चीजों को हम कैसे कर सकते हैं। उसका मैं आपको एक और क्वेश्चन के थ्रू चीजों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं, है ना। जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है ना, मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया है, सपोज Mg प्लस O2 रिएक्ट MgO, कह रहा what is the mass of what is the mass of mg what is the mass of mg required for for to for formation of 200 ग्राम MgO। अब MgO के 200 ग्राम फॉर्मेशन के लिए Mg का कितना मास रिक्वायर्ड है। अब ये क्वेश्चन है, तो क्या यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा? नहीं, मैंने क्या बताया, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट बेटा तब आएगा जब हमारा एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया है। इंफॉर्मेशन मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, मास, मोल, नंबर, गैस होगा तो वॉल्यूम। अब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया तो हमें नहीं पता कि किसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करें। तो हमें पता है ना, हमें कैलकुलेशन तो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही करना है। हमें जो भी कैलकुलेशन करना है वो किसके बेसिस पे करना है, तो हमें जो भी कैलकुलेशन करना है वो सारा कैलकुलेशन हमें लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही करना है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि लिमिटिंग रिएजेंट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसका मैंने आपको तरीका बताया। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट का मास दिया गया है, तो यहाँ तो हम सिंपल मोल मेथड लगा देंगे। हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया, प्रोडक्ट का मास दिया गया है उससे मोल निकाल लेंगे। मोल ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, मास बाई मोलर मास, यही तो फॉर्मूला होता है मोल का, मास बाई मोलर मास। MgO का मास 200, मोलर मास आपका 40, तो ये आ गया हमारा 5 मोल। तो आप देख सकते हो MgO का मोल आ गया हमारा 5। अब ये क्वेश्चन रेज उठता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपका अराइज होगा, यहाँ पे सिंपल सा हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये मास और मोल हमें पता है तो अब डायरेक्ट मोल मेथड लगा देंगे। मोल ऑफ Mg रिएक्टेड बाई 2 इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड बाई 1 इक्वल टू मोल ऑफ MgO फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई 2। MgO का मोल 5 है, तो यहां से आपका मोल ऑफ Mg निकल जाएगा 5 मोल्स। अगर हमें मास पूछा जा रहा तो मास ऑफ Mg रिक्वायर्ड कितना होगा, तो मास ऑफ Mg रिक्वायर्ड होगा मोल इनटू मोलर मास, और ये आ गया हमारा 120 ग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट कहां जरूरत होगा वो आप समझो। यहां पे मैं अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन देता हूं यार, मैं आपको सिंपल ऐसा क्वेश्चन देता हूं, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा फिर से क्वेश्चन देता हूं यार। क्या मैंने क्वेश्चन दिया, मान लो हमारा रिएक्शन हो रहा कुछ ऐसा, है ना, मान लो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, रिएक्ट किया और मान लो बन गया हमारा एल्कोहल C2H5OH, ठीक है। अब इस रिएक्शन में मान लो हमें गिवन है, क्या गिवन है, तो हमें कार्बन का मास दिया गया है सपोज मान लो 120 ग्राम, हाइड्रोजन का मास हमें मान लो दिया गया है कुछ 30 ग्राम, ऑक्सीजन का मास मान लो हमें दिया गया है 320 ग्राम, और कह रहा मास ऑफ इथाइल एल्कोहल जो बनेगा वो क्या कितना बनेगा। इसके अलावा हम और क्या निकाल सकते हैं, हम इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेसिव रिएजेंट तो निकाल ही सकते हैं। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में बताओ लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आएगा कि नहीं आएगा बेटा बताओ। यहां पे 3 रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो किस रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट निकालें, तो हमें पता है हमें लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करना है। हमें कैलकुलेशन किसके बेसिस पे करना है, तो हमें कैलकुलेशन को लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करना है। हमें कैलकुलेशन को किसके बेसिस पे करना है, हमें कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करना है। तो अगर हमें कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करना है तो उसको निकालने का तरीका क्या था, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उससे मोल निकालो, मोल ऑफ कार्बन मास बाई मोलर मास,
है ना, ये हमारा आ गया 10 मोल्स। फिर अगर मैं बात करूं मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, मास बाई मोलर मास, ये आ गया हमारा 15 मोल्स। फिर हम निकालेंगे मास बाई मोलर मास ऑक्सीजन का, मास बाई मोलर मास, ये हमारा आ गया 10 मोल्स। तो हमारा मोल तो निकल गया इंफॉर्मेशन से। रिएक्शन को बैलेंस भी कर देते हैं आप, रिएक्शन को हम बैलेंस भी कर देते हैं, सिंपल 2C2H5OH। तो आप देखो 4 कार्बन है, यहाँ पे 4, हाइड्रोजन हमारा 12 है, तो यहाँ 6, ऑक्सीजन इधर 2 है, यहाँ भी 2 है। तो अब हमें रेशियो निकालना है, तो चलो रेशियो निकालते हैं। कार्बन का रेशियो क्या होगा, मोल बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कार्बन का रेशियो आया 2.5। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रेशियो निकालें तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रेशियो क्या होगा, मोल बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये भी रेशियो आया 2.5। अगर हम ऑक्सीजन का रेशियो निकालें तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, मोल बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 10। तो आप देख सकते हो ये दो रेशियो मिनिमम है, मतलब ये दोनों के दोनों लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट होगा, जबकि ऑक्सीजन हमारा बच जाएगा, क्योंकि इसका रेशियो जो है वो ज्यादा है, जिसका रेशियो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब ये दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, तो दोनों में से किसी के बेसिस पे कैलकुलेशन को कर लो, आंसर सेम ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा मोल ऑफ कार्बन रिएक्टेड बाय 4 इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड बाय 6 इक्वल टू मोल ऑफ C2H5OH फॉर्म डिवाइडेड बाय 2, यही हम लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमें किसके बेसिस पे करना है, कैलकुलेशन को हमें लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करना है। कैलकुलेशन हमें लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही क्यों करना है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है। और ये रेशियो कितना आया 2.5, यहां से हमारा C2H5OH का मोल निकल जाएगा, ये हमारा मोल आएगा 5। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम मास निकाल सकते हैं। मास क्या होता है, मोल इनटू मोलर मास, और ये हमारा 46 है, मतलब आंसर कितना होगा 230 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कहां पे हमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कहां पे नहीं करना है, कैसे हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे, और कैसे हमें पता चलेगा एक्सेसिव रिएजेंट कौन है, और क्यों हम लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही कैलकुलेशन को करते हैं। तो क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट करता है, और इसलिए अगर हम कैलकुलेशन को लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करेंगे तो वो कैलकुलेशन सही होगा, आंसर हमारा सही आएगा। समझ में आया, चलिए अब ये बात समझ में आ गई, ये बात हमें समझ में आ गई, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे क्या बढ़ते हैं, एक हमारा इसी मूल कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज प्यूरिटी। परसेंटेज प्यूरिटी, परसेंटेज प्यूरिटी का मतलब क्या है, देखो यार परसेंट मैं बार बार कह रहा हूं, परसेंट का मतलब क्या, आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज प्यूरिटी का मतलब क्या हुआ, कोई सैंपल अगर 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम सैंपल में, उस सैंपल में कितना प्योर मास है उसी को हम परसेंटेज प्यूरिटी कहते हैं। जैसे अगर हमने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट का हमने सैंपल लिया और क्वेश्चन में दिया गया है उसकी परसेंटेज प्यूरिटी 80% है, इसका मतलब क्या है, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम का सैंपल लेंगे तो उसमें 80 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्योर होगा और 20 ग्राम इंप्यूरिटी होगी। इंप्यूरिटी का मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा प्योर सैंपल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इट इज सिंपल लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज mass of pure sample in 100 gram of total sample। टोटल सैंपल अगर हमने 100 ग्राम लिया है तो उस 100 ग्राम सैंपल में प्योर सैंपल का मास कितना होगा, प्योर मास कितना होगा, इसी को हम परसेंटेज प्यूरिटी कहते हैं। यानी परसेंटेज प्यूरिटी का फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, मास ऑफ प्योर सैंपल
बाई टोटल मास इंटू 100। अब ये हमें क्या है, स्टाइकोमेट्री में कई बार आपके क्वेश्चन में इम्प्योर सैंपल दिया जाएगा, तो आपको पता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, रिएक्शन में हमें ध्यान रखना है सिर्फ हमारा प्योर सैंपल पार्टिसिपेट करेगा, ओनली प्योर सैंपल पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ प्योर सैंपल जो होगा वो हमारा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब इसके ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार, इसका सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन है, इसको हीट किया गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना। अब कह रहा मान लो व्हाट इज द mass of calcium carbonate required for the formation of 220 gram of CO2 if percentage purity of calcium carbonate sample is 60%। कह रहा अगर कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल 60% प्योर होगा तो आपको बताना है टोटल मास हमें कैल्शियम कार्बोनेट का कितना रिक्वायर्ड होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा, तो आपसे सिंपल पूछा जा रहा कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पूछा जा रहा कि कैल्शियम कार्बोनेट के केस में अगर हमें 220 ग्राम CO2 बनाना है तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल रिक्वायर्ड होगा। ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया गया है तो हमारे मूल मेथड क्या कहता था, रिएक्शन बैलेंस करो। ये ऑलरेडी बैलेंस है तो हम मोल निकाल लेंगे। मोल क्या होता है, मास बाई मोलर मास। ये हमारा आ गया 5 मोल्स। अब देखो यार प्रोडक्ट बना है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जब प्योर सैंपल रिएक्ट करेगा। तो प्योर सैंपल जब रिएक्ट करेगा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का मास दिया गया है तो प्योर सैंपल जो रिएक्ट करेगा उसका मास आप निकाल सकते हो। मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू मोल ऑफ CO2 बाई 1। ये हमारा वैल्यू 5 है, तो यहां से आप देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट का मोल आ गया 5। तो यहां से मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा मोल इंटू मोलर मास। अब ये आ गया हमारा 500 ग्राम। सबसे पहले मुझे जवाब दो, ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमने मास निकाला 500 ग्राम, जो हमने मास निकाला है कैल्शियम कार्बोनेट का, ये मास प्योर सैंपल का मास है या इनप्योर सैंपल का मास है। कैल्शियम कार्बोनेट का जो हमने मास निकाला है 500 ग्राम, ये हमारा प्योर सैंपल का मास है या इनप्योर सैंपल का मास है। तो ये हमारा प्योर सैंपल का मास होगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट से हम कौन सा मास मोल निकाल रहे हैं, जो रिएक्ट किया है। और रिएक्ट कौन करता है, प्योर। तो ये प्योर मास है, लेकिन हमें सैंपल का मास, इनप्योर सैंपल का मास निकालना है यार। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज प्यूरिटी क्या होता है, परसेंटेज प्यूरिटी होता है मास ऑफ प्योर सैंपल बाय टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100। परसेंटेज प्यूरिटी 60 था, प्योर सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट का मास 500 आया, हमें टोटल मास निकालना था। यहां से हमारा सॉल्व हो जाएगा। टोटल मास कितना आया यार, टोटल मास आ गया हमारा 5000 बाई 6, यानी ये कितना आ गया 8203 तो कुछ इतना आ रहा। तो ये मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल निकला। और ये सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट के कौन से सैंपल का मास है, तो ये हमारा इम्प्योर सैंपल का मास है। और इस इम्प्योर सैंपल में प्योर कितना था 500 ग्राम। ये 500 ग्राम प्योर कैसे पता चला यार, तो मैंने बताया सिर्फ प्योर सैंपल पार्टिसिपेट करता है। तो ये फॉर्मूला में ये कैल्शियम कार्बोनेट का कौन सा मोल होता है, जो रिएक्ट करता है। और रिएक्ट कौन करेगा, सिर्फ प्योर पार्ट।
इसलिए ये जो मास निकला है कैल्शियम कार्बोनेट का जो रिएक्टेड मास है, तो रिएक्टेड मास हमारा प्योर होता है और प्योर मास से हमें इम्प्योर मास निकालना था। ठीक है, अब इसी में परसेंटेज प्यूरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आपको ध्यान दोगे बेटा, इसमें परसेंटेज प्यूरिटी दिया गया था, अब क्वेश्चन में परसेंटेज प्यूरिटी नहीं दिया गया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन जो मैं दूंगा इसमें आपका परसेंटेज प्यूरिटी जो है वो हमें गिवन नहीं होगा, है ना। चलिए, अब गिवन नहीं होगा तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो हम यही सैंपल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना। अब आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल हमें दिया गया है कितना, कि हमें मान लो दिया गया है 200 ग्राम। साथ में दिया गया है क्या, हमें दिया गया है मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म, ये हमें दिया गया है 100 ग्राम। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल क्या होगा। तो देखो यार, अब इस क्वेश्चन में परसेंटेज प्यूरिटी निकालना है, फिर वही कहानी, तो प्रोडक्ट का मास दिया गया है तो प्रोडक्ट के मास से रिएक्टेंट कितना रिएक्ट किया है वो मास हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेड डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय 1। कैल्शियम ऑक्साइड का मोल क्या होगा, मास बाय मोलर मास, ये मोल आ गया। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्टेड मोल आया, तो रिएक्ट कौन करता है, प्योर, तो यहां से हमारा निकल गया मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्योर, ये क्या होगा, तो ये होगा मोल इनटू मोलर मास, मोल इनटू मोलर मास। ये कैल्शियम कार्बोनेट का मोल है, कैल्शियम ऑक्साइड का मोल कैल्शियम कार्बोनेट के मोल के बराबर है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का मोल 100/56, यही मोल होगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये जो मोल आया, ये जो मास आया, ये प्योर मास है। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था परसेंटेज प्यूरिटी। परसेंटेज प्यूरिटी क्या होता है, परसेंटेज प्यूरिटी जो होता है वो हमारा होता है मास ऑफ प्योर सैंपल बाय टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100। अब देखो प्योर सैंपल का मास क्या है, 100 इंटू 100/56, है ना। टोटल सैंपल का मास कितना है 200 और इंटू 100, तो देखो कितना आ रहा, कैंसिल हो जाएगा, 112 25 सॉरी 2500 और डिवाइडेड बाई 112 को 28 कर देंगे, तो ये हमारा परसेंटेज प्यूरिटी आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हमें परसेंटेज प्यूरिटी का मतलब क्या है, तो अगर परसेंटेज प्यूरिटी का वैल्यू अगर मान लो 70% है, इसका सिंपल मतलब है कि 100 ग्राम सैंपल अगर लेंगे तो उसमें 70 ग्राम सैंपल जो होगा वो प्योर मास होगा और 30 ग्राम इम्प्योर होगा, और रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्योर सैंपल करेगा। और इसी कॉन्सेप्ट से हम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमें प्रोडक्ट का मास दिया गया है तो प्रोडक्ट के मास से अगर हम रिएक्टेंट का वो मास निकाले जो रिएक्ट कर रहा, तो रिएक्टेड मास जो होता है वो प्योर मास होता है। तो ये जो हमारा मास निकला ये प्योर मास है, इम्प्योर मास दिया गया है, तो इससे हम परसेंटेज प्यूरिटी को निकाल सकते हैं। आज का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा परसेंटेज यील्डिंग। आज का जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा बेटा ये क्या होगा, परसेंटेज यील्डिंग। अब ध्यान दो, परसेंटेज यील्डिंग क्या होता है, परसेंटेज यील्डिंग, परसेंटेज यील्डिंग का मतलब कितना यील्ड हो रहा, यानी एक रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कितना हो रहा। जरूरी नहीं कि किसी भी रिएक्शन की यील्डिंग 100% हो, यानी हम ये एज्यूम करते हैं, कुछ नहीं दिया होता तो हम एज्यूम करते हैं कि रिएक्शन की यील्डिंग 100% है। यील्डिंग 100% होने का मतलब है कि अगर कोई रिएक्टेंट ए से बी है ना, और ए का 100 ग्राम दिया गया है,
तो अगर हम ये माने कि रिएक्शन की यील्डिंग 100% है, मतलब हम ये मान रहे हैं कि रिएक्टेंट ए जो है ये पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं यील्डिंग 50% है, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्टेंट 100 रिएक्ट कर सकता है, लेकिन रिएक्ट कितना करेगा, केवल 50% 100 का, दैट इज परसेंटेज यील्डिंग। तो परसेंटेज यील्डिंग क्या है, तो हम सिंपल इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप, तो परसेंटेज यील्डिंग क्या होगा, परसेंटेज यील्डिंग होगा हमारा एक्चुअल यील्ड, यील्ड मतलब बनना, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू 100। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या हुआ, हम ये एज्यूम करें कि पूरा का पूरा रिएक्शन हो गया, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड यील्ड। मैं एग्जांपल से चीजों को समझाने की कोशिश करना चाहूंगा यार। मैं एग्जांपल से क्या समझाना चाहूंगा, मान लो हमारा रिएक्शन है 2A से 3B और यहां पे दिया गया है 70%, यहां पे क्या दिया गया है 70%, ये 70% का मतलब हुआ ये हमारा है परसेंटेज यील्डिंग। ठीक है, अब हमें गिवन क्या क्या है, तो गिवन हमारे पास है मास ऑफ ए, हमें गिवन है मान लो 40 ग्राम, मोलर मास ऑफ ए हमारा गिवन है 20 ग्राम पर मोल, और मोलर मास ऑफ बी गिवन है हमारा कुछ मोलर मास ऑफ बी जो हमारा गिवन है वो हमारा गिवन है मान लो कुछ 30 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब ये गिवन है, अब इसके बेसिस पे हमें बताना है, क्या बताना है, हमें बताना है कि बी का मास कितना बन रहा है। अब ध्यान दो, ये रिएक्शन बैलेंस है यार, लेकिन यील्डिंग 70% है, तो सबसे पहले तो हम मान ले कि 100% यील्डिंग है, हम ये मान ले 100% यील्डिंग है। तो अगर 100% यील्डिंग है का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये माने कि ए जो है वो टोटली रिएक्ट कर जाएगा। ए अगर टोटली रिएक्ट करेगा तो ए का मोल कितना है, ए का मोल होगा मास ऑफ ए बाई मोलर मास ऑफ ए, ये हो गया ए का मोल, तो ए का मोल बाई 2, 1/2, ये रेशियो आ गया 1। तो अगर यहां से हम फॉर्मूले को लगाएं तो आप देख सकते हो कि ए का अगर हमारा मोल कितना है, बताओ यार, है ना, तो ए का मोल है तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, बी का मोल निकाल सकते हैं, बी का मोल 3। अब ये 3 कौन सा होगा, ये हमारा एक्सपेक्टेड होगा, क्यों, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है, हमने ये एज्यूम किया है, हमने ये एज्यूम किया है कि ए जो है वो टोटली रिएक्ट करेगा, ये हमने एज्यूम किया है। एक काम करते हैं बेटा, हम सिंपल ये यूज कर लेते हैं, हम सिंपल ये यूज कर लेते हैं, ए का जो मोल है वो हमें दिया गया है 2 मोल्स, सिंपल। अब ये जो हमने बी का मोल निकाला ये 3 आया, ये एक्सपेक्टेड है, ये हमने एक्सपेक्ट किया है। क्यों एक्सपेक्ट किया है, क्योंकि हमने ये माना कि ए टोटली रिएक्ट करेगा। अब ध्यान दो, बी का जो मास होगा एक्सपेक्टेड वो क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास, ये आ गया 90 ग्राम, ये भी क्या होगा, एक्सपेक्टेड होगा। क्यों, क्योंकि ये हम ये मानकर चल रहे हैं कि ए हमारा 100% रिएक्ट करेगा, लेकिन 100% तो करेगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन की यील्डिंग 70% है। तो यहां हम फॉर्मूला लगा देंगे, परसेंटेज यील्डिंग इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यील्ड, एक्सपेक्टेड यील्ड इनटू 100 परसेंटेज यील्डिंग है 70, बी का एक्चुअल मास तो हमें निकालना है, मास ऑफ बी एक्चुअल कितना बन रहा है ये हमें निकालना है, एक्सपेक्टेड कितना है, एक्सपेक्टेड था 90 इंटू 100, यहां से देखो बी का एक्चुअल मास निकल गया, दैट इज 63 ग्राम।
तो हमने जब हम ये माने कि हमने ये माना कि ए 100% रिएक्ट कर जाएगा तो बी का मास आया 90, लेकिन चूंकि ए 100% नहीं रिएक्ट कर रहा, कितना कर रहा 70%, तो उसके बेसिस पे बी कितना बनेगा, तो बी हमारा बनेगा 63 ग्राम। एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे। बहुत सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, परसेंटेज तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया यार, मैंने एक क्वेश्चन क्या दिया, सपोज यहां पे समझना चीजों को। मान लो हमें दिया गया है, मान लो a + 2b गिव्स 3c + d, ठीक है। गिवन क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस है, गिवन है हमें a का मोल दिया गया है, सपोज मान लो 10 मोल्स, और b का मोल्स दिया गया है मान लो 25 मोल्स, और रिएक्शन का परसेंटेज यील्डिंग मान लो दिया गया है 50%। तो आपसे पूछा जा रहा c का मोल कितना बनेगा, मोल ऑफ सी फॉर्म्ड कितना होगा। फॉर्म्ड का मतलब एक्चुअल में कितना बनेगा, बनने का मतलब डी जो बन चुका है दैट इज एक्चुअल, तो सी और डी एक्चुअल में कितना बनेगा। अब फिर यहां पे देखो मैंने थोड़ा सा सारे जो कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा है उसको क्लैरिटी के लिए मैंने दो कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया। यहां पे हमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होगा सबसे पहले। चल रेशियो ए का क्या होगा, ए का रेशियो क्या होता है, तो बैलेंस रिएक्शन में ए का मोल बाई इट्स स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ए का मोल 10 है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। अब चलो बी का रेशियो निकालते हैं आप। बी का रेशियो क्या होगा, बी का रेशियो होगा मोल ऑफ बी बाई इट्स स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बी का मोल 25 है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 12.5 आया। अब ये रेशियो 12.5 बी के लिए आया, ये रेशियो मिनिमम है। इसका मतलब क्या हुआ, ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और बी हमारा एक्सेसिव रिएजेंट होगा। कैलकुलेशन हमें पता है, हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो किसके बेसिस पे करेंगे, तो हम सारा कैलकुलेशन जो होगा वो हम लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे करेंगे। सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि यील्डिंग 100% है, तो अगर यील्डिंग 100% है तो हम लिख सकते हैं मोल ऑफ ए बाई 1 इक्वल टू मोल ऑफ सी बाई 3 इक्वल टू मोल ऑफ डी बाई 1। अब यहां से देखो ए का मोल कितना है, ए का मोल 10 है, तो ये रेशियो 10 हुआ। मोल ऑफ सी ये हुआ हमारा एक्सपेक्टेड, ये कितना आया 30। मोल ऑफ डी एक्सपेक्टेड कितना हुआ, ये हमारा 10 × 1 10 आया। लेकिन आप बताओ सी का एक्चुअल मोल कितना बनेगा, मोल ऑफ सी फॉर्म्ड कितना होगा, तो एक्सपेक्टेड का कितना परसेंट 50%, 30 का ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कब, जब 100% मान रहे हैं, लेकिन रिएक्शन की यील्डिंग 50% है, मतलब 30 का सिर्फ 50% बनेगा, यानी सी एक्चुअल में कितना बनेगा 15 मोल। डी एक्चुअल में कितना बनेगा बेटा, तो हमने 100% जब एक्सपेक्ट किया तो ये 10 बना, लेकिन यील्डिंग 50% है, मतलब 10 का 50% डी बनेगा, यानी डी का मोल कितना बनेगा, तो डी का मोल 5 बनेगा। और अगर हम सी के मोल की बात करें तो सी का जो मोल है वो हमारा कितना बनेगा, सी का मोल हमारा 15 मोल बनेगा, जबकि डी जो है वो हमारा 5 मोल बनेगा। क्या यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं? अगर आपको किसी भी तरह के डाउट हो बेटा तो आपको ध्यान रखना है, मेरा टेलीग्राम आईडी बेटा विशाल पढ़ाकू करके है, इस टेलीग्राम आईडी पे या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो जो भी डाउट हो डेफिनेटली कमेंट करना यार। हम एक चीज ध्यान दो, हम जैसे ये टॉपिक खत्म होगा यार, आखिरी के 1 से 2 लेक्चर हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। अभी भी मैं हर कॉन्सेप्ट पे आपको 2-2 एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन वहां पे हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, यानी हर कॉन्सेप्ट को मिला करके हम क्वेश्चन को करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगले कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे पहले एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और फिर उसके आगे की कहानी को देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।